हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें आज 29 जुलाई 2023 के हम हिंदू एडिटोरियल की बात करेंगे। आज दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, जिसमें कि सबसे पहला जो बताया गया है वो 16 फाइनेंस कमीशन के बारे में, जो अभी के टाइम पे 16 फाइनेंस कमीशन जो आपके बनाए जाएंगे उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे, जिससे कि वो आगे की जो स्मूथनेस हो सेंटर और स्टेट की रिलेशन को वो किस तरह से बनाए रखते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा आर्टिकल है वो हमारा है मर्करी राइजिंग, यानी कि इसमें टेम्परेचर किस तरह से इंक्रीज कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से ग्लोबल इंपैक्ट क्या हो सकता है और उसको कैसे हम लोग कम कर सकते हैं। यहाँ पे इस चीज को बताया गया है। ठीक है। अब धीरे धीरे एक एक आर्टिकल को हम लोग देखने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल अगर हम बात करें 16 फाइनेंस कमीशन, देखिए अगर मैं बात करूं 16 फाइनेंस कमीशन की, 16 फाइनेंस कमीशन ने अभी जो है 16 फाइनेंस कमीशन जो है आपकी बनाई जाने वाली है। ठीक है। अब 16 फाइनेंस कमीशन के सामने बहुत सारी कहीं ना कहीं चैलेंजेस आने वाली है, कि जैसे आपके कोविड 19 एक कहीं ना कहीं चैलेंजिंग बना था। ठीक है। जिसमें बहुत सारा पैसा क्या करना पड़ा था, इकोनॉमी में पुश करना पड़ा था, सारी वर्किंग जो है काम जो है कहीं ना कहीं ठप पड़ गए थे, तो ये एक चैलेंजेस था। दूसरी आपकी जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस, जियो पॉलिटिकल यानी कि सेंटर में आप किस तरीके से पैसे को, सेंटर जो है स्टेट्स को पैसे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कैसे जो सेंटर जो है वो जीएसटी या सेंटर या स्टेट करें दोनों मिलकर जीएसटी को किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चैलेंजिंग तौर पे देखने को मिल रहा था। अगर हम दोनों की कंबाइंड गवर्नमेंट की डेप्ट और जीडीपी को कैलकुलेट करें तो कहीं ना कहीं इनकी रेशियो जो है 90% तक क्या होगी है, पहुंच चुकी है 2020-21 तक, और जिसके कारण से जो फिजिकल इनबैलेंस है कहीं ना कहीं बिगड़ चुकी है बहुत सारे स्टेट्स में। तो ये एक चैलेंजिंग प्रोसेस बनेगा कि किस तरीके से हम फिजिकल जो इम्बैलेंसिंग हो रखा है उसको किस तरह से हम लोग ठीक करें। अगर हम दो चीज की बात करें यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे दो चीज की बात की गई, एक वर्टिकल डायमेंशन की और एक है हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। ठीक है। इन दोनों डायमेंशन की बात की गई है, इन दोनों डायमेंशन पे हमें किस तरह से काम करना चाहिए। देखिए अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर क्या करता है, इसको चेंज कर लेते हैं। सेंटर क्या करता है आपके, जब नीचे की तरफ पैसे को पंप करना स्टार्ट करता है, नीचे की तरफ से इन द सेंस स्टेट के बाद वो पैसा जाता है कहाँ पे, आपके पंचायत और फिर लोकल एरिया में। ठीक है। पंचायत एरिया में जाता है, लोकल एरिया में यानी कि, ठीक है। और फिर पंचायत क्या करता है, उसको जो लोकल काम है उनमें लगाता है। तो ये तो आपका हो गया ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिकली डायमेंशन। ठीक है। ये हो गया आपका वर्टिकल डायमेंशन। अब हॉरिजॉन्टल डायमेंशन क्या होता है, अगर सपोज कीजिए कोई पैसे जो है डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो रहा है। ठीक है। यानी कि आपका जो सेंटर है वो किसको पैसे दे रही है, स्टेट्स को दे रही है, और स्टेट्स को इक्वल अमाउंट में दे रही है। यानी कि जितना अमाउंट आपके सपोज कीजिए कि हरियाणा को दिया गया, ठीक है, उतना ही अमाउंट आपके पंजाब को दिया गया, उतना ही अमाउंट आपका अलग किसी स्टेट को दिया गया। ठीक है। तो इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जरूरी नहीं है कि इक्वल ही हो, ये अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन इसको क्या कहते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करते हो, किस बेस पे करते हो, किस आधार पे करते हो, ये ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर हम बात करें कहीं ना कहीं इफेक्टिव, हमें जो अभी डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत है वो इफेक्टिव तरीके से करने की जरूरत है। ठीक है। यानी कि यहाँ पे इफेक्टिव तरीके से हमें बताया जा रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जरूरी है। अगर मान लीजिए सेंटर अभी तक क्या कर रहा था, सेंटर अगर जो 14 फाइनेंस कमीशन थे उनके हिसाब से जो सेंटर का डिविजुअल पूल था वो 42% था, उससे पहले कितना था 32%, उसके बाद आया 42%। ठीक है। कहने का मतलब सेंटर जो है 42% पैसा किसको देगी, स्टेट्स को। लेकिन साथ ही साथ 42% से जब ये 15 फाइनेंस कमीशन हुआ तो इन्होंने क्या किया है बताइए कि अब जो सेंटर का डिविजुअल पूल होगा वो कितना होगा, 41%, यानी कि 1% को उन्होंने कम कर दिया। यानी कि जो सेंटर है, सेंटर जो स्टेट्स को पैसा देती है वो अब कितना देगी, 41%। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे जो स्टेट्स है उनकी संख्या क्या होगी, 28 होगी। क्योंकि जो आपके जम्मू कश्मीर था वो एक स्टेट की दर्जा छोड़ के वो यूनियन टेरिटरी में आ गया, जिसके कारण से उसका पैसा तो सेंटर के पास से जा रहा है, तो वो इस डिविजुअल पूल में उसको इंक्लूड क्यों करें। तो इसके लिए क्या कहा गया कि आप जो है 42% से आप इसको कितना कर दीजिए, 41% जो है कर दीजिए। ठीक है।
तो ये चीजें बताएगी। अब देखिए सेंटर और स्टेट की जो इफेक्टिव शेयरिंग है स्टेट की और सेंटर की, तो वो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू के द्वारा होती है, एवरेज होती है, जो कितनी पहुंच चुकी है 31% तक जो है पहुंच चुकी है। अब आप देख सकते हैं जो 2015 से कितना है 35% था, वो कहीं ना कहीं अब जो है बढ़ के नीचे हो चुका है, यानी 31% हो चुका है। कौन क्या चीज, जो इफेक्टिव शेयर ऑफ स्टेट्स इन सेंटर्स ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, यानी कि सेंटर के ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू से जो स्टेट को शेयर मिलता है वो कहीं ना कहीं 35% तक जो पहले थी अब वो 31% पे पहुंच चुकी है। देखिए इसका सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, अभी जो प्रॉब्लम आने वाली है वो है आपको लेके सेस को लेके, सेस को लेके क्या होने वाली है, सेस और सरचार्ज जो है वो कहीं ना कहीं अभी एक चैलेंजिंग काम करेगा कि किस तरीके से सेस और सरचार्ज को सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, क्योंकि सेस जो है वो लगाई जाती है आपके स्टेट्स के ऊपर, सेंटर उसको कलेक्ट करता है, तो उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी इस चीज की भी इसमें बात की गई है। अब यहाँ पे डाटा बहुत सारी चीजें दे रखी है, तो डाटा के इतने सारे डाटा जो है आपको जरूरत नहीं है, तो जितनी चीजें जरूरत पड़ेगी उतनी चीजें मैं बताता चलूंगा। देखिए और क्या बताया गया, रिसेंट ईयर में देखा जाए जो पुअर परफॉर्मेंस है गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, वो कहीं ना कहीं कम होते जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार 2 साल से क्या हो रहा है, जो जीएसटी है कलेक्शन जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, और जीएसटी इंक्रीज होते जा रहा है, इसका मतलब आपके पास सफिशिएंट फंड तो आ रहा है। अब उस सफिशिएंट फंड को यूटिलाइज किस चीज में करोगे, सबसे पहली चीज तो अगर यूटिलाइज आपको करनी है तो पब्लिक पे करनी होगी, ठीक है, पब्लिक पे ही होती है, ठीक है, पब्लिक पे करनी है तो किन चीजों को आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए कि किन चीजों पे लोगों के ऊपर पैसा खर्च करनी चाहिए। जैसे अगर बात की जाए पर कैपिटा इनकम, लोगों की पर कैपिटा इनकम को किस तरह से आप इंक्रीज कर सकते हो, इस चीज पे भी काम करना होगा, और इसके लिए आपको जो पैसा मिल रहा है उसका किस तरह से यूटिलाइज करते हो। एरिया इंसेंटिव रिलेटेड जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं हमारे डेमोग्राफिक को चेंजेस कर रही है, और इन चेंजेस को कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, एक फाइन बैलेंस जो है वो बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको डिविजिबल पुल ऑफ टैक्स को डिटरमाइन करना पड़ेगा, एक सेट ऑफ इंडिकेटर जो है आपके लिए आपको इनके लिए बनाना पड़ेगा। अगर हम बात कर जाए पर कैपिटा इनकम की, ये कहीं ना कहीं स्टेट के हिसाब से देखा जाए अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है। अगर हम लोग बिहार को देखें और केरल को देखें तो दोनों की पर कैपिटा इनकम में हमें जमीन आसमान का नजर आएगा, क्योंकि अगर इनकी अलग अलग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी देखें उसके हिसाब से लिटरेसी रेट कहीं ना कहीं आपके केरल में 94% तक है, जबकि बिहार में आपके 80% या 75 से 80% के बीच में, 70 से 80% के बीच में लाई करता है। तो जिसके कारण से इनकी जो रिक्वायरमेंट है वहां पे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम यहाँ पे क्या है, कम है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम है। लेकिन अगर वहीं केरल या तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट सफिशियंट है, जिसके कारण से वो क्या कर सकते हैं, उन चीजों को एक्वायर कर सकते हैं, अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी स्टेट्स है जो कि इन चीजों को नहीं कर सकती, तो इनको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हमें फंड रिलीज करना पड़ेगा। लेकिन फंड अगर आप रिलीज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इक्विटेबल वे में होना चाहिए, इक्विटेबल तरीके से क्या होना चाहिए, फंड को रिलीज होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो कुछ स्टेट्स हैं जहां पे पॉपुलेशन की संख्या ज्यादा है, जैसे यूपी हो गया, आपके बिहार हो गया, यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा होने से यहाँ पे हमें उन चीजों पे भी ध्यान रखना पड़ेगा जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे एजुकेशन हो गया, जैसे आपका एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ हो गया, ठीक है, वुमेन की कंडीशन, इन सब चीजों में भी ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर देखा जाए आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो खर्चा होती है, जो फिस्कल डेफिसिट बनने का रीजन होती है, वो यही चीज होती है। फिस्कल डेफिसिट बनने का जो रीजन होती है वो यही होती है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब मैंने कल भी बताया था कि आपको जितना आप खर्चा कर रहे हो, जितनी आपकी इनकम नहीं है उससे ज्यादा अगर आप खर्चा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं से लाके खर्चा कर रहे हो, वो जो अमाउंट जो लेके आते हो आप, वो क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट। तो किसी भी देश का अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा हो तो कहीं ना कहीं वो जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं खराब होती जा रही है। तो ये किस वजह से हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है जिससे कि लोग जो है उनकी एजुकेशन पे, जो स्टेट्स होती है वो अपने एजुकेशन पे या हेल्थ पे या वुमेन्स पे या फिर अदर कोई स्कीम्स वगैरह में क्या करती है, फंड को रिलीज करती है, जिसके कारण से जो उनका फिस्कल डेफिसिट है वो कहीं ना कहीं बढ़ता रहता है। और ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं हमें इस टाइम पे एक चैलेंजिंग का काम रहेगा इस टाइम पे भी कि किस तरीके से ये फाइनेंस कमीशन इस चीज को देखती है, 16 फाइनेंस कमीशन किस तरह से इस चैलेंज को भी जो है आपके टैकल करती है। अगर डेप्ट जीडीपी रेशियो देखा जाए, अगर सेंटर और स्टेट की दोनों को कंबाइन कर दिया जाए
2020-21 में कितना पहुंच गया, 89.8% तक पहुंच गया। वहीं पे अगर सिर्फ सेंटर की बात करें, सेंटर की अगर सिर्फ और बात करें तो वो 58.7% है, जबकि स्टेट की बात करें 31% की बताई जा रही है, अगर हम लोग स्टेट और सेंटर की अलग अलग बात करें। तो यहाँ पे आपको जैसे पता है कि FRBM एक्ट लाया गया था, जिससे कि ये सेट तय किया गया था जो फिजिकल डेफिसिट होनी चाहिए 40% तक, कहाँ तक होनी चाहिए आपकी क्या जो आपके सेंटर की जो है फिजिकल जो आपकी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट में नॉर्म्स रखे गए कि 40% होना चाहिए और 20% इन 2018 के अमेंडमेंट में। अगर सेंटर की फिजिकल पॉलिसी की बात करें, वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है 9.2% ऑफ GDP से, और स्टेट की कहीं ना कहीं 4.1% की। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज को बताया जा रहा है। अगर स्टेट की डेप्ट GDP टारगेट जो रखा गया है वो 20% रखा गया है, जो 2018 के अमेंडमेंट FRBM एक्ट में री-एग्जामिन करके बनाया गया था। ये उसके बाद इसको रिकमेंडेड भी कौन किया था, आपके 15 फाइनेंस कमीशन ने भी इसको रिकमेंडेड किया था। अगर हम वही 12th फाइनेंस कमीशन की बात करें, इन्होंने टारगेट किया था कि 28% की नॉमिनल GDP पे होनी चाहिए, जो कि 12% है, यानी कि 28% की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जिसमें नॉमिनल GDP जो होनी चाहिए, ग्रोथ कितना होना चाहिए, 12%। अब मैं नॉमिनल GDP बता दूं आपको, नॉमिनल GDP वो होता है जिसमें कि आप जो एक्चुअल प्राइस होता है प्लस इन्फ्लेशन दोनों जुड़ के अगर आता है तो वो नॉमिनल GDP कहता है। रियल GDP वो होती है जिसमें कि एक्चुअली आपके देश की इनकम है, जो आपकी इन्फ्लेशन जुड़ के आता है वो क्या हो गया, आपका नॉमिनल GDP। ठीक है, ये सारी चीजों की बारे में बताया गया। यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि आप जो स्टेट्स में पैसा पुल कर रहे हो, पैसा दे रहे हो, वो स्टेट्स कितना आपके फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना रहे हैं, यानी कि जो FRBM की एक्ट के तहत जो नियम बनाए गए उसको कितनी तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वहां की जो डेप्ट है उसको कितना कम कर रहे हैं। ठीक है, ये भी देखने वाली बात होगी, और आप किस तरीके से आप स्टेट और सेंटर के बीच में रिलेशन को अच्छा बनाएंगे, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारी स्टेट्स ये कर रही है कि बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम में पैसा खर्च कर रही है, जिसके कारण से उनको फिजिकल डेफिसिट को क्या करना पड़ रहा है, बढ़ाना पड़ रहा है, या फिर वो उनके लिए वो पूरी तरह से डिपेंड किसके ऊपर होना पड़ रहा है, आपके सेंटर के ऊपर होना पड़ रहा है। और इसको किस तरीके से कम किया जाए, ये कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग रहेगी, किनके सामने, आपके 15 फाइनेंस कमीशन के सामने जो है एक चैलेंजिंग रहेगा, कि वो किस तरीके से ये जो जैसे कि आपके ओल्ड पेंशन स्कीम को जो री इंट्रोड्यूस किया गया है, ऐसे ऐसे स्कीम जो है जो कहीं ना कहीं फिजिकल डेफिसिट को ज्यादा बढ़ाती है, उसके लिए आप क्या करते हो, ये एक चैलेंजिंग पोजीशन जो है वो रहेगा। अगर हम बात करें और क्या चीज पे बताया गया, नॉन मेरिट सब्सिडीज, ठीक है, अनजस्टिफाइड सब्सिडीज, ठीक है, और जो आप फ्री वीज वगैरह, इन सब चीजों पे भी कहीं ना कहीं यहाँ पे नजर रहेगी, और कहीं ना कहीं इसको कहीं ना कहीं लिमिट करने की कोशिश की जाएगी, फिजिकल डेफिसिट को लिमिट करने की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल है हमारा मरकरी राइजिंग। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ग्लोबल वार्मिंग अगर इंक्रीज होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग को कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा, यानी कि कार्बन एमिशन को कम करना पड़ेगा। और ये जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इनके वजह से बहुत सारी कंसिक्वेंसी जो है वो आना स्टार्ट होंगी, बहुत सारे नए नए जो इनके रिजल्ट है वो हमें दिखने लगेंगे, जैसे अलग अलग जगह पे, जैसे वाइल्ड फायर, ठीक है, फॉरेस्ट फायर जिसको कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आपके फ्लड जो इंडिया में आ रखी है। ठीक है, टेम्परेचर जो कि आपके हॉटेस्ट मंथ जो कहा गया है कि 12,000 साल में पहली बार साइंटिस्ट ने ये बताया कि जो यूरोप है या आपके अमेरिका है, वहां पे सबसे ज्यादा गर्मी जो है जुलाई के मंथ में इस महीने देखी गई। और तो ये क्या चीज की वजह से, ये हो रही है टेम्परेचर चेंज की वजह से। ठीक है, तो ये सारी चीजें यानी कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण से हमारी क्या होगी, बहुत सारी हमें कंसिक्वेंसी जो है देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ जो अलग अलग तरह की हमें जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है, मॉनसूनल कंडीशन हो गया, एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो गया, वो कहीं ना कहीं देखने को यहाँ पे मिल रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे एल नीनो और आपके और एल नीनो क्या है, वो कहीं ना कहीं अपोजिट होता जा रहा है, यानी कि अब वो लाल लीना में कन्वर्ट होते जा रहा है। ठीक है, लाल लीना से होने के कारण से आपको मैं बता दूं, लाल लीना जो है वो आपके कहाँ पे, आपके यहाँ पे बना देते हैं। ये हो गया, और ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। जो इन यहां से यहां तक की जो वाटर बॉडी है, जो ओशियन है, ठीक है, उनके बीच में क्या होती है, ऊपर में एयर चलती है। ठीक है, और वो एयर, प्रिवलिंग एयर विंड क्या करती है, अपने साथ वाटर को क्या करती है, हवा गर्म होती है तो वो हवा को गर्म होने के साथ साथ उस गर्म हवा को क्या करती है, आगे लेके चली जाती है। और वो आगे लेके जाने के कारण से क्या होता है,
आपका ये जो वाटर बॉडीज है वहां पे जाके गर्म इफेक्ट दिखाती है, और जो नीचे को वाटर होता है वो क्या होता है, पेरू की कोस्ट पे आ जाती है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन करूंगा और किसी वीडियो में। ठीक है, तो जिसके कारण से हमें ला नीना या एल नीनो की इफेक्ट जो है देखने को मिलते हैं। एल नीनो जो होता है जिसमें आपके बेनिफिट होता है किसको, आपके पेरुवियन कोस्ट को, जो पेरुवियन कोस्ट है वहां पे बेनिफिट होता है, जबकि ला नीना का जो इफेक्ट होता है वो आपके किसको इफेक्ट करता है, आपके वेस्ट ऑस्ट्रेलिया को। यानी कि यहाँ पे जो है जब ला नीना आएगा तो यानी कि इंडियन मानसून जो होगी काफी अच्छी होगी, और जो पेरुवियन कोस्ट की जो मानसून होगी वो कहीं ना कहीं ज्यादा गर्म होगी, जिसके वजह से जैसे कि आप देख सकते हैं अटाकामा डिजर्ट जो है बना हुआ है। और अगर आप एल नीनो की बात करें, एल नीनो के हिसाब टाइम पे जो अमेरिकन कोस्ट है या फिर जो आपके पेरुवियन कोस्ट है या फिर जो साउथ अफ्रीकन अमेरिकन कोस्टल है वहां पे क्या होगी, अच्छी बारिश होगी। इसीलिए ला नीना जो है वो कहा जाता है कि इंडियन मानसून के लिए अच्छा होता है, जबकि एल नीनो जो होता है वो आपके अमेरिकन कोस्टल के लिए अच्छी होती है। ठीक है, वहां पे जो होती है फिशिंग के टाइम पे भी बढ़ जाती है। ठीक है, फिशिंग वगैरह भी वहां पे बढ़ जाती है। तो ये क्या हो रहा है, इफेक्ट जो है अलग अलग दिखता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन जो है वो कहीं ना कहीं इसकी इफेक्ट को देखने में हमें जो ला नीना की इफेक्ट है कहीं ना कहीं ज्यादा दिखा रहा है। अगर हम बात करें टेम्परेचर, उसकी इम्पैक्ट से क्या हुआ है, बहुत सारी एरिया में क्या हुआ है, अलग अलग तरह के जो प्रॉब्लम्स है वो भी आई हुई है। ठीक है, जैसे कि आप इंडिया में भी देख सकते हैं, आप अमेरिका देख सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया देख सकते हैं। ठीक है, इन एरिया में क्या हुआ है, टेम्परेचर की इंक्रीज के वजह से ही प्रॉब्लम जो है वो हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या चाहिए, यहाँ पे अभी जैसे आपको पता है G20 की मीटिंग चल रही है। ठीक है, G20 की यहाँ पे क्या चल रही है, मीटिंग चल रही है। अब G20 की मीटिंग चलने से यहाँ पे इस चीज को मुद्दा लिया गया है कि आप इंडिया जो है, इंडिया हो या और भी कंट्री हो जो कि इतने ज्यादा जो है आपके, जो कि ज्यादा बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और इंडिया भी ये चाह रहा है कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, जो अभी फोर्थ पोजीशन पे है। तो वो क्या चाहते हैं कि जो इतनी बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के साथ साथ वो अपनी कार्बन एमिशन को कम करे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये भी आश्वासन दिया है कि हम जो है इसके ऊपर काम करेंगे अगर हम नेक्स्ट इलेक्शन में जीत के आते हैं। ये तो अलग चीज की बात है। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने क्या कहा है, ग्रीन हाउस गैस की मिटिगेशन को वो क्या करेंगे, वो कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि 2040 तक जो है मिस्टर गुटेरोस जो कि आपके वो यूएन हेडक्वार्टर, यूएन के जनरल सेक्रेटरी जनरल है एंटोनी ग्यूटेरो, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस बात पे जोर दिया है कि जनरेटिंग फॉसिल इलेक्ट्रिक फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो 2040 तक होनी चाहिए उसके ऊपर क्या करनी चाहिए, काम करनी चाहिए। और इंडिया ने भी इस चीज को बताया कि हम चौथी इकोनॉमिक, जो तीसरी इकोनॉमिक लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले, हम भी क्या करेंगे, जो ग्रीन हाउस की इम्पैक्ट है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। और जीरो जो हमारी नेट जीरो कमिटमेंट है 2070 तक, उसको 2025 तक लाने की हम लोग क्या करेंगे, भरपूर कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस चीजों को हमें देखना पड़ेगा। और हमारी टेम्परेचर को, जो कि आपके क्लाइमेट चेंज में बताया गया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हमें रखना है, उसकी कहीं ना कहीं उस तरफ हमें क्या करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ठीक है, पेरिस क्लाइमेट की तरफ हमें क्या करना चाहिए, इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। और ये नहीं कि अभी अभी हमारे यहाँ पे इतनी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं। और देशों को भी यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ अगर इंडिया या फिर और कोई कंट्री ही, यूरोपियन कंट्री ही कोशिश करे तो नहीं होगा। यहाँ पे सभी कंट्री को एक साथ आना पड़ेगा, सबको एक एक प्लेटफॉर्म के नीचे आना पड़ेगा, जिसके कारण से सब एक दूसरे की हेल्प कर सके और इस ग्लोबल क्लाइमेट को क्या चेंज जो हो रही है उसको क्या कर सके, कम कर सके। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।